गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था संगीत रत्नाकर शारंग देव द्वारा लिखा गया था, उसके विषय में पढ़ा था। अब आपका तीसरा और अंतिम ग्रंथ है। ये तीन ग्रंथ आपके रहते हैं 12वीं क्लास के अंदर। अब ये जो तीसरा ग्रंथ है ये लिखा भातखंडे कृत श्री मदलक्ष्य संगीतम। तो इनका भातखंडे जी का पूरा नाम था विष्णु दिगंबर विष्णु नारायण भातखंडे। इनके उपनाम भी है, चतुर पंडित भी इनको कहते हैं और विष्णु पंडित भी इनको ही कहते हैं। ये दो नाम इनके थे। अब इन्होंने संगीत के बारे में क्या क्या जाना, क्या क्या बताया, क्या समझाना चाहा, क्या क्या इनकी मान्यता थी और क्या इन्होंने संगीत में लिखा है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। 1909 से 1910 1910 से भातखंडे के ग्रंथों का सर्जन आरंभ होता है। से भातखंडे जी के ग्रंथों का आरंभ होता है। यानी उनका जो संगीत से संबंधित जो पहला ग्रंथ था वो 1909 से 1910 में सबसे पहले ग्रंथ इन्होंने यही ग्रंथ लिखा है, श्री मदलक्ष्य संगीतम, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था और चतुर पंडित उपनाम से इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। तो सबसे पहला ग्रंथ की रचना इनकी कौन से काल से होती है? 1909 से 1910 इस काल में इनके इन ग्रंथों की सृजन या लिखना या आरंभ करते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम सर्वप्रथम श्री मदलक्ष्य संगीतम नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा। सर्वप्रथम श्री मदलक्ष्य संगीतम, इनका सबसे पहला ग्रंथ था। नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में इन्होंने जो पहला ग्रंथ लिखा था वो यही है, श्री मदलक्ष्य संगीतम। और ये कौन सी भाषा में था? संस्कृत भाषा में, जो इन्होंने चतुर पंडित उपनाम से लिखा है। जो इन्होंने चतुर पंडित उपनाम से लिखा है। यानी इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, पहला ग्रंथ संस्कृत भाषा में, इसमें इन्होंने चतुर पंडित, जो मैंने सबसे ऊपर बताया चतुर पंडित, इस चतुर पंडित उपनाम से इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। इस संगीत की पुस्तक में रागों का वर्णन, इस
संगीत की पुस्तक में रागों का वर्णन सप्तक, यानी इस जो संगीत ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ में इन्होंने रागों का वर्णन और सप्तक, शुद्ध और विकृत 12 स्वरों के आधार पर किया गया है। शुद्ध और विकृत, शुद्ध और विकृत 12 स्वरों के आधार पर किया है। यानी इस पुस्तक में उन्होंने रागों का जो वर्णन किया है, सप्तक का वर्णन किया है, तो शुद्ध सप्तक शुद्ध और विकृत जो 12 स्वर है, उन 12 स्वरों को आधार मानकर इन्होंने वर्णन किया है इस पुस्तक के अंदर। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ की रचना की थी, इस ग्रंथ की रचना तिथि, यानी इस ग्रंथ में रचना काल, रचना तिथि, संवत आदि चीजें सारी लिखी गई है। सोमवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, सोमवार चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। प्रतिपदा कहते हैं पड़वा को, पहली तिथि को कहेंगे प्रतिपदा। शक 1831, शक 1831 तदनानुसार शक संबंध भी इसके अंदर वर्णित किया गया है, लिखा गया। शक संबंध 1831 तदनानुसार मार्च 22 ईस्वी सन, मार्च 22 ईस्वी सन 1909 है। यानी इस ग्रंथ का रचना काल है वो 1909 है। तिथि है इसके अंदर, वार है सोमवार, महीना चैत्र शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि है, पहली तिथि है, यानी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद की जो प्रतिपदा आती है, पड़वा आती है,
उसके दिन लिखा गया है। और शक संवत 1831 था, उसके अनुसार अंग्रेजी महीना 22 मार्च 1909, यानी मार्च में इस ग्रंथ को लिखा गया है। अब इसमें क्या क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रंथ में लिखा क्या क्या है, क्या क्या बातें स्वीकार की गई है, किस किस बात को, प्राचीन बात को स्वीकार किया गया है, और कौन सी नई बात है जो इन्होंने इजाद की है या इसका आविष्कार किया है या उस चीज को स्वीकार किया है। ऐसी कोई नई चीज इन्होंने स्वीकार की है, इजाद की, जो प्राचीन ग्रंथकारों ने की है और आज हम मान रहे हैं। इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या था कि जो वर्तमान में जो संगीतकार हैं उनका रास्ता आसान हो जाए और जो बड़ी बात है वो आसानी से और सरलता से समझ में आए। तो इन्होंने क्या अपने ग्रंथों के माध्यम से संगीत को सरल और सुगम बनाया है। इस ग्रंथ का उद्देश्य इस ग्रंथ का उद्देश्य वह मार्ग प्रशस्त करना है, वह मार्ग प्रशस्त करना है, वह मार्ग प्रशस्त करना है जिसके द्वारा लक्ष्य संगीत जिसके द्वारा लक्ष्य संगीत अर्थात यानी वह मार्ग प्रशस्त करना है, सरल से सरल मार्ग प्रशस्त करना ही इसका उद्देश्य है। प्रचलित संगीत का ज्ञान सुगमता से हो सके, प्रचलित संगीत का ज्ञान सुगमता से हो सके। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो प्रचलित संगीत है उस प्रचलित संगीत का ज्ञान सुगमता से हो सके। ग्रंथकर्ता के अनुसार संगीत के शास्त्र पक्ष पर ग्रंथकर्ता के अनुसार ग्रंथकर्ता के अनुसार यानी उनके मत के अनुसार सुगम से सुगम क्या चीज होनी चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया। संगीत के शास्त्र पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष संगीत के शास्त्रीय पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष, ये दोनों पक्ष इसके अंदर बताए गए हैं। दोनों ही समन्वय करने वाले आधुनिक दोनों का ही
समन्वय करने वाली आधुनिक। दोनों कौन कौन सा पक्ष है? पहला शास्त्रीय पक्ष और दूसरा क्रियात्मक पक्ष। इन दोनों ही पक्षों के समन्वय करने वाली आधुनिक युगीन शिक्षा प्रणाली के लिए करने वाली आधुनिक युगीन शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए योग्य अध्यापकों का निर्माण, योग्य अध्यापकों का निर्माण एवं उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना अपेक्षाओं की पूर्ति करना इस ग्रंथ का ध्येय है। इस ग्रंथ का मुख्य ध्येय क्या है कि संगीत को और संगीत की जो शैली है उसको सुगम से सुगम बनाया जा सके। जो वर्तमान में संगीत है वो लोगों को सरल करके समझाया जा सके, उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। और आधुनिक युग की जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली के अंदर योग्य अध्यापकों का निर्माण किया जा सके और उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके। ये उद्देश्य इस ग्रंथ का मेन है। अब इसमें आगे चलेंगे अपन। इसके अंदर भी अलग अलग अध्यायों के अंदर अलग अलग बात कही गई है। इसके अंदर भी अलग अलग अध्यायों में अलग अलग बात कही गई है। कितने अध्याय है उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। श्री मल्लक्षे संगीतम में 2 अध्याय है। यानी श्रीमल लक्ष्य संगीतम में भी 2 अध्याय है। पहला स्वराध्याय, दूसरा रागाध्याय। पहला स्वराध्याय, दूसरा रागाध्याय। यानी पहले अध्याय के अंदर स्वरों के बारे में वर्णन है, स्वरों की परिभाषा है, महीन बातों का वर्णन है, सूक्ष्म बातों का वर्णन है, उनके मुख्य तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। और दूसरे अध्याय में है रागाध्याय। कितने राग है, किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई है और कौन कौन से राग है उसके बारे में इस अध्याय में वर्णन है।
अब पहला अध्याय में क्या है? स्वराध्याय। स्वराध्याय में पहला अध्याय स्वराध्याय। स्वराध्याय में श्रुति स्वर ग्राम मूर्छना मेल। श्रुति स्वर ग्राम मूर्छना मेल। मेल कहते हैं थाट को, संस्कृत भाषा का शब्द है मेल। मेल थाट को कहते हैं और थाट को ठाट भी कहते हैं। राग वर्ण अलंकार तान। राग वर्ण अलंकार तान, यानी जितने भी शब्द है इन शब्दों का या इन आदि विषयों का निरूपण शास्त्रीय परंपरा के अनुसार आदि विषयों का वर्णन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यानी जो सारे शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का वर्णन इसके अंदर शास्त्रीय परंपरा के अनुसार एवं महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथों से प्रमाण देते हुए एवं महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथों से प्रमाण देते हुए संगीत ग्रंथों से प्रमाण देते हुए किया गया है। यानी जो प्रमाणित ग्रंथ है उन ग्रंथों से प्रमाण किया गया है। इस ग्रंथ में संगीत रत्नाकर आदि इस ग्रंथ में संगीत रचनाकार आदि प्राचीन ग्रंथों और ग्रंथकारों पर आदि प्राचीन ग्रंथ एवं ग्रंथकारों पर भी आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई है। यानी इस ग्रंथ के अंदर जो प्राचीन ग्रंथ है या प्राचीन ग्रंथकार है उन प्राचीन ग्रंथकारों पर टिप्पणियां, आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई है, वो सब इस ग्रंथ के अंदर उल्लेखित है। तो ये इसके अंदर प्रथम अध्याय के अंदर किया गया है, ये प्रथम अध्याय में है।
अब इसके करते हैं दूसरे अध्याय की बात। रागाध्याय में ये प्रथम अध्याय की बात हुई, अब इस दूसरे अध्याय की बात करते हैं अपन, रागाध्याय। दूसरा अध्याय इसके अंदर रागाध्याय, यानी कि जो रागों पर आधारित है। राग किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, राग क्या है, राग का नियम क्या है। रागाध्याय जो दूसरा अध्याय इसका। रागाध्याय में जन्य एवं जनक राग वर्गीकरण के अनुसार में जन्य एवं जनक राग वर्गीकरण के अनुसार, दूसरे अध्याय में राग वर्गीकरण के विषय में बतलाया गया है। उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित मेलों एवं उत्तर भारतीय संगीत में, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित मेलों एवं प्रचलित मेलों एवं मेल, मेल मैंने कहा, मेल तो किसको कहेंगे, मेल थाट को कहेंगे। उनसे जन्य रागों का वर्णन मिलता है एवं उनसे जन्य रागों का वर्णन मिलता। यानी जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय में जन्य एवं जनक राग वर्गीकरण के अनुसार जो उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित मेल या थाट है, 10 थाट, उनसे जन्य रागों का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। रागों का वर्णन संक्षेप में है, परंतु रागों का वर्णन, इसमें जो रागों के वर्णन दिए गए हैं वो रागों के वर्णन संक्षेप में है। रागों का वर्णन संक्षेप में है, परंतु राग के बारे में जानने योग्य सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश है। रागों के बारे में, यानी इसके अंदर रागों के बारे में जानने योग्य, रागों के बारे में जानने योग्य सभी तथ्यों का या सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश है। जानने योग्य सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश है। यानी संक्षेप में रागों का वर्णन है,
परंतु ऐसी बातें हैं इसमें जानने योग्य महत्वपूर्ण सभी बातें, उन सभी बातों का इसमें समावेश है। रागों के विवरण के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों, रागों के विवरण के अतिरिक्त, यानी इसमें रागों का वर्णन तो है ही, उसके अलावा भी इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों के बारे में भी इसमें वर्णन है। अब अन्य विषय क्या क्या है? जैसे गायक के गुणदोष, गायक के गुण दोष, वाद्यकार के लक्षण, मैंने बताया था कि वाद्यकार किसको कहते हैं? जिसको अच्छी भाषा का ज्ञान हो, अच्छा स्वरों का ज्ञान हो, अच्छी संगीत की जानकारी हो, उसको वाद्यकार कहेंगे। सुशरीर लक्षण आदि पर शरीर आदि पर, या सुशरीर किसको कहेंगे? यानी जिसका सुंदर लगता हो शरीर, सुशरीर, अच्छा शरीर, सुशरीर लक्षण, सुशरीर लक्षण आदि पर संगीत रचना करके सुशरीर लक्षण आदि पर संगीत रचना करके अंश भी उद्धृत किए गए हैं, अंश भी उद्धृत किए गए हैं, यानी कुछ अंश इसमें संगीत रचना करके भी लिए गए हैं। अब दूसरे अध्याय जो है, कौन सा रागाध्याय है? दूसरे अध्याय में जन्य एवं जनक राग वर्गीकरण के अनुसार उत्तर भारतीय जो थाट है, उन थाटों से रागों की उत्पत्ति बताई गई है, उनका वर्णन बताया गया है, और रागों के बारे में जानने के जो सभी तत्व है संक्षिप्त में, उन सभी तत्वों का इसके अंदर समावेश किया गया है। इसके अंदर गायक के गुण दोष बताए गए हैं, वाद्यकार के लक्षण बताए गए हैं, सुशरीर के लक्षण बताए गए हैं। ये सारी बातें जो संगीत रत्नाकर में हैं, उसके कुछ अंश भी इसके अंदर लिए गए हैं। अंत में परिशिष्ट में विभिन्न संगीत ग्रंथों में, अंत में परिशिष्ट में विभिन्न संगीत ग्रंथों में प्रतिपादित विभिन्न संगीत ग्रंथों में प्रतिपादित अंत में जो परिशिष्ट है, परिशिष्ट में विभिन्न संगीत ग्रंथों से प्रतिपादित जो रागे हैं, रागों एवं राग वर्गीकरण की कार्यवाही की गई है। रागों एवं राग वर्गीकरण की
तालिकाएं दी गई है। जो अंत में दिया है रागों के बारे में दिया गया है, राग और राग वर्गीकरण के बारे में दिया गया है, उनकी तालिकाएं दी गई है अंत के अंदर, परिशिष्ट के अंदर। इस ग्रंथ में कहीं भी प्रचलित प्रबंध शैलियों तथा ताल पद्धति का उल्लेख नहीं मिलता है। इस ग्रंथ में कहीं भी प्रबंध शैलियों मैंने बताया था कि प्राचीन काल के अंदर प्रबंध गायन शैली थी, गीत गायन शैली थी। उसी प्रबंध गायन शैली का वर्णन जो प्राचीन काल में मिलता है, आधुनिक काल में इसका वर्णन नहीं मिलता है। तो प्रबंध शैलियों तथा ताल पद्धति का उल्लेख नहीं मिलता। शैलियों तथा ताल पद्धतियों का वर्णन नहीं मिलता है, या ताल पद्धतियों का इसके अंदर वर्णन नहीं मिलता है, या कहीं भी इसका विश्लेषण नहीं किया गया है। तो ये दूसरे अध्याय के अंदर था। और इसका अंतिम सार बात है, यह ग्रंथ भारत खंड में हिंदी संगीत शोध एवं मान्यता का सार है। यह ग्रंथ भातखंडे जी के सांगीतिक शोध एवं मान्यता का सार है। शोध एवं मान्यता का सार है। ये ग्रंथ ही उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने जो जिंदगी भर शोध किया और जो उनकी मान्यताएं थी, उन मान्यताओं का ये संपूर्ण सार ये ग्रंथ है। इसमें जो जो बातें संकेत के तौर पर कही गई है, इसमें जो बातें संकेत के तौर पर कही गई है, बातें संकेत के तौर पर कही गई है, उनका विस्तार भातखंडे के अन्य ग्रंथों में हुआ है। उनका विस्तार भातखंडे जी के अन्य ग्रंथों में हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई चीजों पर इन्होंने इस ग्रंथ के अंदर केवल मात्र संकेत किया है। संकेत मात्र से इस ग्रंथ में कई चीजों को समझाया है, कई चीजों को बताया है।
जो जो इस ग्रंथ में संकेत दिए हैं, उन संकेतों का विस्तार उन्होंने, जो उनके जो आगे ग्रंथ आए हैं या आगे उन्होंने लिखे थे, इस ग्रंथ के बाद उन ग्रंथों में उन्होंने इन संकेतों का विस्तार किया है, इन संकेतों को विस्तार से समझाया है। इस प्रकार ये ग्रंथ उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का, इस प्रकार यह ग्रंथ उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ, अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ अथवा, यानी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के लोग इसी को ही मानते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ अथवा प्रैक्टिकल हैंडबुक सिद्ध हुआ। प्रैक्टिकल हैंडबुक सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। इस प्रकार से ये तीन ग्रंथ आपके लगते हैं और तीन ग्रंथों में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था भातखंडे जी द्वारा लिखित श्रीमद् लक्ष्य संगीतम। विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम है चतुर पंडित और विष्णु पंडित। आगे के लिए समय सिद्धांत पढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।